तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं हम। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कुलम्स लॉ। उसके अलावा फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारी चीज़ों में निकाला, वायर में सुपरपोजिशन। उसके बाद में फिर हम लोगों ने यूनिफॉर्म वायर, फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, आर्क। और अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं डाइपोल भी पढ़ा हम लोगों ने, उसका एक लेक्चर बाकी है, मैं बताऊंगा बाद में। आज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये पढ़ना क्यों जरूरी है? एक्चुअल में क्या है कि अगर आपका ये टॉपिक अच्छा नहीं हुआ तो आप ये मान के चलें कि जो अगला टॉपिक है गॉस लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, वो नहीं समझ में आएगा। तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है इट इज ए imaginary lines that represent electric field by curve or pictures. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगी, आइए चेकआउट करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, यानी कि अगर Q ज्यादा है, तो हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कैसे होंगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी। बराबर है। तो चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा। बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ, सेकेंड पॉइंट है कि एक्चुअल में हम अगर देखें तो मान लीजिए अगर ये मैंने कर्व बनाया और इस कर्व में हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम प्रेजेंट करते हैं तो याद रखना कि ये जो आपको कर्व दिख रहा है, यही हमारा कर्व एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्योंकि आपने लिखा पहले में, इट इज इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कर्व और पिक्चर्स। तो आप लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन बनाई जो अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। बराबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप हर जगह पर एक बहुत अच्छी सी बात देख रहे होंगे कि हर जगह मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो टेंजेंट बनाई है। तो एक और पॉइंट निकल के आया कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कौन रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट ड्रॉन ऑन द कर्व एट एनी पॉइंट। अब यहां देखो अलग फील्ड का डायरेक्शन है, यहां पे अलग है और यहां पे, तो जैसा कर्व होगा वैसा रिप्रेजेंट होगा। बराबर है। बहुत बढ़िया। तो पहला हुआ कि हमारे पास में ये कोई फिजिकल पॉइंट चीज नहीं है, इट इज ए जस्ट इमेजिनरी लाइन। जैसे अगर हर जगह पर अलग अलग फील्ड का डायरेक्शन है तो उन सारे पॉइंट्स को हमने एक्चुअली में ऐड कर दिया और ये जो इमेजिनरी लाइन बनी उसी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये डायरेक्शन आपको देता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमने लिखा है टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर। बढ़िया, मजा आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑलवेज, चौथा पॉइंट है, इट इज ऑलवेज originate from positive charge and ends on negative charge.
नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से चलेगा, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको यहां पर लिखूं ऐसा कि यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज बनाया, तो यहां से ओरिजिनेट होगा, मतलब यहां से निकलेगा, बराबर है, ऐसा हो गया एरो। तो दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बराबर। और मान लो अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज बना दूं, ये है माइनस का Q, तो यहां पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो एंड होंगी इस पॉइंट पर, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से बना लिया, बराबर है। इसका मतलब अभी तो ये मैंने अलग अलग बनाया, लेट्स सी अगर हमारे पास ये दोनों के दोनों एक साथ बहुत पास रखे हुए चार्जेस हैं, जैसे यहाँ प्लस Q है और यहाँ पर माइनस Q है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये ओरिजिनेट होगा कहाँ से, पॉजिटिव से, बराबर है, और एंड होगा नेगेटिव, और ये 100% इमेजिनरी है। अरे हमने पढ़ा है ना, चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बराबर है। तो हम बार बार हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय दिस कर्व, एंड दिस कर्व इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों एक ही नाम है। तो यहां पर हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर है। यानी ये कहीं और जा रहा होगा, यानी ओरिजिनेट होगा बस यहां से, है ना। वैसे यहां से दूर जा रहा होगा कि पास आ रहा होगा, पास आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा एरो बना देंगे लाइक दिस, बराबर है। सा बढ़िया, कितना बढ़िया रंगोली दिख रही है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर फील्ड लाइंस को बना दिया। ये हो गया पांचवा पॉइंट। नाउ वी हैव व्हाट, 6 पॉइंट। 6 पॉइंट की अगर हम बात करें कि लेट्स सी हमारे पास 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 दोनों चार्जेस पॉजिटिव रखे हुए हैं, बराबर है। और अगर दोनों पॉजिटिव रखे हुए हैं तो हम लोगों ने क्या सीखा कि पॉजिटिव से वो हमेशा वो पास आएगा कि दूर जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पास आएगा, बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव से अगर दूर जाएगा तो दोनों पॉजिटिव से ही दूर जाएगा, तो इसका मतलब है कि भाई साहब ये दूर जाएंगे, सही है। ये लो भाई, ओरिजिनेट हो गया। अब एंड कहाँ होगा, कहीं नेगेटिव चार्ज रखा होगा वहां पे जा रहा होगा, बराबर कि नहीं। अब यहां से भी कहां जाएगा, दूर भागेगा, सही है कि नहीं, इस तरीके से। बढ़िया, कहने का ये पॉइंट है कि इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा मान लो दोनों नेगेटिव होगा तो, है ना, यानी ओरिजिनेट होगा, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला अगला है कि मान लीजिए अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक तो ऐसा डायग्राम है, दूसरा जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया वो कुछ इस तरीके का है कि मान लीजिए ये दोनों अलग अलग फील्ड लाइंस बनाई है। ये है नंबर 1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, बराबर है, और ये है नंबर 2 जो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, बट एक E1 है और एक E2 है। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर ये E1 और E2 को रिप्रेजेंट करना और आपसे कोई पूछे कि E1 बड़ा होगा या फिर E2, या E2 छोटा होगा कि E1, तो याद रखना है कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस होगा, ऑलरेडी मैंने पहला पॉइंट लिखा है प्रॉपर्टीज में कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होगा उतने ज्यादा चार्ज होंगे, और चार्ज की वजह से ही फील्ड होता है। अरे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उतना फील्ड ज्यादा। तो सिमिलरली यहां पर आप देखेंगे ये ज्यादा डेंस है, तो जब भी हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा, डेंस होगा, और जब भी हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेयर होगा, बराबर है। तो यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ Q1 बड़ा होगा एज कंपेयर टू E2, सही है, मजा आ गया। क्या यहां तक कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बराबर है। आगे बढ़े। अगला है हमारे पास में कि मान लीजिए अगर हम 8th पॉइंट में एक डायग्राम बनाएं, और इस 8th पॉइंट पे जब डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा। लेट्स सी हमारे पास एक एग्जांपल है कि कुछ इस तरीके का हमने कर्व दे दिया, एक हमने सीधी लाइन दे दी, और नीचे जाके हमने फिर से इसको ऐसा ही कर्व दे दिया, बराबर है।
और हमने इन तीनों को मिला करके एक यहाँ पर फील्ड रिप्रेजेंट की है E1, यानी ए पॉइंट मान लो तो ये हो गया। इन दोनों को तीनों को मिला के पॉइंट डिसाइड कर लिया B, तो यहाँ फील्ड हो जाएगी कितनी B, और इन तीनों को मिला के यहाँ पे डिसाइड कर लिया हमने C, और यहाँ पर फील्ड हो जाएगा C। बहुत बढ़िया। और पूछा जाए कि इन तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो आप भी बता सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। यहां पर सेम डेंस है, यस और नो, और यहां पर भी सेम डेंस है, तो ये दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सेम होगा। बट यहां पर ये तीनों रेयर हो गए, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू व्हाट, बी पॉइंट। डन। अरे भाई ये रेयर है ना, दूर दूर है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ये पास पास है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका मतलब यहाँ चार्जेस ज्यादा है, यहाँ चार्जेस कम है, यहाँ चार्जेस ज्यादा है। तो इस तरीके से अगर आपको डिफरेंशिएट दिखे तो आप कर सकते हैं। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, दे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, दे नेवर इंटरसेक्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये आपस में कभी भी टकराते नहीं हैं। अब हर चीज तो फिजिक्स में लॉजिकल होती है, क्यों नहीं टकराते ये भी हम पता करते हैं। मान लीजिए अगर मान लो ये टकरा गए, उल्टा केस लेते हैं, मान लेते हैं टकरा गए, बराबर है, हमने क्या पढ़ा कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बट मान लो अगर इंटरसेक्ट किए, इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि इस पॉइंट पर अगर आप सोचें कि फील्ड लाइन का डायरेक्शन बना दें इस पी पॉइंट पे, बराबर है, तो अगर कर्व ऐसा है तो फील्ड लाइन ऐसी होगी, बराबर, और कर्व ऐसा है तो इसका टेंजेंट ऐसा होगा, इसका मतलब है यहां पर E1 और यहां पर E2 होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही पॉसिबल है, दो थोड़ी ना हो सकते एक जगह, एक ही ना होगा, बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एट ए सिंगल पॉइंट, एट ए सिंगल पॉइंट there is no any possibility for what, at a single point there is no any possibility for two direction of what, इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकते हैं, बराबर है, एक ही होगा, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया, समझ में आया, क्या बेहतरीन पॉइंट्स है सब। तो यहां पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज देख ली है, बराबर है। तो एक बार चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी थी। तो पहली थी इट इज ए इमेजिनरी लाइन, और वो आपको क्या देगा हमेशा, बोलो भाई फटाक से, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बराबर है। इसके अलावा फिर हम लोगों ने क्या देखा, यस एनीवन, और क्या है, tangent drawn on the electric lines of force always gives you direction of electric field। अगर ये पास पास होंगे तो, अगर ये पास पास होंगे तो ज्यादा डेंस, दूर दूर होंगे तो कम डेंस। इसके अलावा हमेशा पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे एंड होगा। तो अगर कॉम्बिनेशन चार्जेस का है तो कुछ हमें इस तरीके के डायग्राम से बनाना पड़ेगा, बराबर है। अगली प्रॉपर्टी में हमने देखा, इससे और हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, और ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बराबर है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होने के बाद थोड़ा और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा याद रखना है कि वो दो टाइप से जनरेट होता है, बराबर है। पहला जनरेट होता है ड्यू टू, ऑब्वियसली हम पढ़ते आए हैं स्टैटिक चार्ज, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बराबर है। एक तो है ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बराबर है। बट एक और कार्यक्रम है, और याद रखना है कि ये वाले चार्जेस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाते हैं। कैसा लूप,
क्लोज लूप नहीं बनाते, नो क्लोज लूप। ठीक है, आपने अभी देखा डायग्राम में, क्या यहां पर हमें क्लोज लूप दिखाई दिया? कहीं पर भी नहीं, बराबर है। इसी तरीके से दूसरा होता है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, बराबर है। आगे जाके आप चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली क्या होता है कि एक तो हम देते हैं एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक चार्जेस के अंदर खुद से इंड्यूस होती है बाय कंजर्वेशन। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या ईएमआई। तो यहां पर दो कार्यक्रम है, एक तो स्टैटिक चार्ज है और एक ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस मतलब खुद से जनरेट हुआ चार्ज मेटल के अंदर। तो याद रखना है कि ड्यू टू इंड्यूस चार्ज हमेशा लूप बनता है, बराबर है, क्लोज लूप बनता है। कैसा बनता है? क्लोज लूप बनता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि इसको थोड़ा और समझते हैं हम लोग। इसको कैसे समझेंगे, आइए मैं समझाता हूं। मान लीजिए अगर मैंने आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन मेटल में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा बिहेवियर होगा, आओ चेक करते हैं। लेट्स सी हमारे पास में एक मेटल दिया हुआ है, और ये जो हमें मेटल दिया है, इस मेटल में मेटल है, मेटल मतलब किसका हो सकता है? मेटेलिक प्रॉपर्टी जिसकी हो। तो यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए हमारी फील्ड लाइन यहां से पास होने के लिए चली, बराबर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब फील्ड लाइन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से, है ना। लेकिन क्या होता है कि यहां पर ये हमेशा कहां से आ रही होंगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहां पर क्या होता है कि जो इंड्यूस चार्जेस होते हैं ना, क्या होते हैं? इंड्यूस चार्जेस। क्या नाम है? मेटल के अंदर हमेशा चार्जेस होते हैं, पता है आपको। तो ये तो बाहर हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि सेम अमाउंट में जितना इंड्यूस चार्ज होगा वो इसके अंदर फिर से जनरेट हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन कैसा होगा? जस्ट अपोजिट। कैसा होगा? जस्ट अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड सेम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो कहीं से आया जहां चार्ज रखा होगा, बराबर, स्टैटिक चार्ज। पर ये भाई साहब इसके अंदर जो चार्जेस हैं उसकी वजह से, इंड्यूस चार्जेस की वजह से डायरेक्शन अपोजिट। तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। इसलिए याद रखना मेटल के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमेशा जीरो होता है। कैसा होता है? बाहर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल हमेशा जीरो होता है, बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई? मजा आ गया। अगला आता है इसी में, अब नया टॉपिक है, दैट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए ही हम सारी कहानियां कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं सिर्फ एक लैंग्वेज या एक डिफिनेशन के फॉर्म में देखूं तो मैं लिख सकता हूं, इट इज व्हाट? इट इज ए टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोल रहा हूं, बट आप अभी तक बहुत बार, ज्यादा बार आप यूज कर सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सुनो, तो हम लोगों ने क्या लिखा? इट इज ए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी गिवन सरफेस, होल सरफेस, है ना, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब वही कार्यक्रम है, बस थोड़ा सा हम लोगों ने डिफिनेशन बदल दिया, बराबर है। तो इस बार क्या डिफिनेशन लिखा है? इट इज ए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी गिवन सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो इस पूरे बोर्ड के सरफेस में 15 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स का वैल्यू 15 होगा। अरे नहीं आया? समझा? से वेरी सिंपल। अगर इस सरफेस से 20 फ्लो हो रही है तो इसका मतलब 20 होगा। अच्छा, 20 हो रहा है तो इसका मतलब है कि उतना ही चार्जेस होगा। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम एक प्रॉपर्टी को ऐड करें ना इस वाले में, तो आप देखेंगे यहां पर
याद रखना एक प्रॉपर्टी और है कि एक सिंगल चार्ज के लिए हमेशा एक ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूज होती है, क्योंकि ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि जितने चार्ज होंगे एक्चुअल में उतना ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। इसका मतलब है कि जितना मैग्नीट्यूड हमें बढ़ाना है, तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है तो इनडायरेक्टली इसका मतलब है चार्जेस ज्यादा है, और चार्जेस ज्यादा है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो कॉमन सी बात है कि ये इनडायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो सेंस दे रहा है, बराबर है। तो याद रखना है इट इज ए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी गिवन सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन एक्चुअली क्यों क्वांटिटी बनी है मैं आपको बताता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ध्यान से। पहले तो लिख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी की। इट इज व्हाट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है? अब स्केलर क्वांटिटी है तो आपको मालूम है कि स्केलर वालों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बराबर, बढ़िया। अब यहां पर अगर हम फॉर्मूला देखें तो सबसे पहला आता है कि फाई इज नथिंग बट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर। डीएस मतलब हो गया छोटा सा एरिया। अगर हम ध्यान से देखें तो इसको ओपन कर सकते हैं तो आएगा ई डी एस ऑफ व्हाट, कॉस ऑफ थीटा, बराबर है। वेयर थीटा इज ए एंगल, थीटा इज ए एंगल बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, बराबर। एरिया वेक्टर कहां से आ गया? अभी तक तो हम पढ़ते थे कि एरिया हमारा स्केलर क्वांटिटी है, बट मैंने बताया था कि कभी कभी हम एरिया को भी वेक्टर कंसीडर करेंगे, बराबर है, क्योंकि हमें यहां पर इसकी जरूरत डायरेक्शन में पड़ेगी, बराबर है। तो अब 2-3 चैप्टर में याद रखना है कि एरिया हमारा अब वेक्टर क्वांटिटी जैसा कंसीडर होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता भी तो होना कि एरिया का डायरेक्शन होता क्या है। तो डायरेक्शन होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। मान लो अगर इसका एरिया है, इसकी विड्थ है मान लीजिए 4 और इसका ये जो लेंथ है ये दिख रही 8, तो एरिया कितना हो गया? 8 × 4, 8 चौक 32। और कोई पूछेगा ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो डायरेक्शन क्या है? तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में होगा तो इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा जेड में होगा। अगर ये वाई जेड में होगा तो इसका डायरेक्शन एक्स में होगा, और ये अगर एक्स और जेड में होगा तो इसका डायरेक्शन वाई में होगा। मतलब ये हुआ कि जो भी सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर हमेशा डीएस का डायरेक्शन होगा। पानी है उसमें? समझ में आया? हाँ। मजा आ गया। अब और समझते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें समझ में क्या आया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और फ्लक्स और स्केलर क्वांटिटी, इसके अलावा प्रॉपर्टी। अब इसका यूनिट सोचो क्या हो सकता है। आइए, तो अगर हम ध्यान से देखें, अब थीटा इन दोनों के बीच में, अब देखिए एंजॉय करिए, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब ध्यान से देखना, तो हमने देखा कि ये जो डीएस एरिया है, डी एरिया है या फिर सिर्फ एरिया लिखते हैं, बराबर है। तो इसका डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा, डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बराबर है। प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बराबर है। जबरदस्त। अगर ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है तो आओ चेक करते हैं, इसका फील लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को नहीं समझ में आता है। लेट्स सी, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास में ये एक छोटा सा हमने कोई सरफेस एरिया ले लिया, बराबर है। और ये जो हम लोगों ने सरफेस एरिया लिया हुआ है, अगर हमने ये कोई सरफेस एरिया लिया हुआ है, मान लो रिंग जैसा, डायरेक्ट बना देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप है, बराबर है। अब इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। अब रिंग है, डिस्क है, सबका एरिया होता है। और मान लीजिए यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से पास हो रही है, बराबर है। लेट्स सी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारी क्या है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए, बराबर है। और इसका पूरा जो एरिया है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहीं यहां पर है, बराबर। डन। क्या हुआ? ये हमारे पास कोई बॉडी है, इसका कोई एरिया होगा, एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहां बना दिया। ऐसे होना चाहिए बट रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम।
तो हमने सीधा बना दिया, बराबर है। और ये जब बनाया और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसी है और दोनों के बीच में एंगल फिलहाल थीटा है, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इस बॉडी से पास होने वाला पता करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा यहां पर E इंटू वॉट ds इंटू वॉट कॉस ऑफ थीटा। डन, बढ़िया। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे इसका डायमेंशन निकालना है तो फील्ड का कितना होता है वोल्ट पर मीटर या फोर्स अपॉन चार्ज, दोनों ले सकते हैं आप। तो फोर्स आपने पढ़ लिया है तो वही ले लेते हैं। ये आ जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज इंटू एरिया ऑफ वॉट ds। इसका कुछ नहीं होगा, क्यों? अरे क्यों? क्योंकि cos थीटा इज एंगल ना, एंगल का कभी कुछ रेशियो सॉरी डायमेंशन नहीं होता। अब इसका देखो फोर्स का यानी L1 M1 T-2, चार्ज का मतलब होगा I1 T1। एरिया सबको पता है कितना होता है L2, तो यहां से आ गया L2 M1 T- वॉट 3 और ये L2 L1 मिला के L3 और I-1, बराबर है। यूनिट देखो, यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, बराबर है। मजा आ गया, बेहतरीन है ये तो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला देखो। अब सोचो इस डायग्राम में अगर मैंने आपसे पूछा कि चलो बताओ इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चलो ठीक है, ये तो पॉइंट चार्ज के वजह से हो गया। अगर मान लो कोई बहुत बड़ा अगर हमारे पास बॉडी है, बराबर है, और यहां से हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, बराबर, बहुत सारी पास हो रही हैं कुछ इस तरीके से, और यहां से पास होके निकल रही है, और एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया जहां से ये रिप्रेजेंट हो रही है, बराबर है, और इसका छोटा सा एरिया ds ले लिया। तो इस केस में क्या होगा, वही वाली कहानी है कि ये अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और इसका जो एरिया है वो एरिया मान लीजिए डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ds और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो यहां पर अगर फाई निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन एंड व्हाट ई ds ऑफ व्हाट कॉस ऑफ थीटा, है ना। क्यों ऐसा? दिस इज फॉर ए वेरी लार्ज बॉडी, बराबर है। सिंगल चार्ज के लिए कोई टेंशन नहीं है, छोटी बॉडी के लिए कोई टेंशन नहीं है, बट बड़ी बॉडी के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी दिस इज फॉर लार्ज बॉडी। और अगर कोई छोटा बॉडी जिसका एरिया आपको ऑलरेडी पता है तो हम इसको ए भी लिख सकते हैं, बराबर है। तो जनरली यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए, लार्ज बॉडीज के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे, और डायरेक्ट एरिया और ई पता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर है। इसके साथ में कॉस लिखना बहुत जरूरी है, यही डिसाइड करेगा कि इसका वैल्यू 0 होगा या फिर नहीं होगा या मैक्सिमम होगा। तो अगला एक मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं और सोचिए कि उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी। सो लेट्स सी, हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ऐसा है कि मान लो हमारे पास में कुछ इस तरीके का एक हमें सरफेस दिया हुआ है, बराबर है, और इस सरफेस में हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है, बराबर है। अरे डन, ये हमारी फील्ड लाइंस पास हो रही है, बराबर है। और मान लीजिए अगर एक और डायग्राम मैं आपको बनाऊं तो क्या होगा, देखिए एक और डायग्राम है। अगर मान लीजिए हमारे पास में ये डायग्राम हमने बनाया, लेकिन इस बार जो फील्ड लाइंस हैं, एक काम करते हैं दोनों सेम डायग्राम बना देते हैं कि नहीं, ताकि एनालिसिस करने में समझ में आए। और इस बार जो फील्ड लाइंस है वो कैसी है मैं आपको बताता हूं। इस बार फील्ड लाइंस ऐसी है, डन। चलो ठीक है, आपको बताना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चक्कर में कितना है E, और अगर इसका एरिया है पूरा मान लीजिए कैपिटल ऑफ व्हाट A, यहां पर भी फील्ड है A, E और एरिया कितना है A। तो सोचना है कि यहां पर दोनों में फ्लक्स कितना होगा। इसमें आप बहुत अच्छा डिफरेंशिएट मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे, मैं थोड़ा सा अलग से एक डायग्राम बना के देता हूं। सबसे बढ़िया देखो, एक आसान डायग्राम बनाते हैं पहले।
मान लीजिए ये हमारे पास एक सरफेस है और ये फील्ड लाइन है, बराबर है। चल अब थोड़ा समझ में आएगा। आप बताओ सोच के क्या होने वाला। अब सोचिए इसमें जो फील्ड लाइंस है वो कैसा होने वाला। ये पता है कैसा रखा है, ये ऐसा रखा है, बराबर है, ऐसा, बराबर। यानी ये प्लेट अगर ऐसी रखी है और डायरेक्शन देखो फील्ड लाइन का ऐसा ही है, तो ये फील्ड लाइन ऐसी हुई, बराबर। तो इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो अगर ये प्लेन है तो इसका परपेंडिकुलर ये, अरे ये है तो ऑब्वियसली बात यही होगा ना, और इधर ही हमारा एरिया है, बराबर है। तो दोनों के डायरेक्शन के बीच में एंगल, वाह, 0। अरे यहां पर फील्ड लाइंस, इधर ही एरिया, तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसी डायरेक्शन में ही हमारा एरिया का डायरेक्शन है, बराबर है, तो हमारे पास यहां पर फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स होता है हमारे पास ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, डन। तो इसका एरिया कितना है, ds, मान लेते हैं छोटा सा एरिया। तो कॉमन सी बात है कि यहां पर आता है हमारे पास cos ऑफ थीटा, डन। तो अगर यहां पर cos आएगा तो क्या करें, तो e इंटू ds, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0, तो कितना होगा e ds। cos 0 कितना होता है 1, तो आंसर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा। तो फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब एरिया का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है, बराबर है, जमा कि नहीं। तो जिस डायरेक्शन में एरिया होगा और उसी डायरेक्शन में अगर फील्ड होगा तो याद रखना है कि फ्लक्स हमारा कैसा होगा, मैक्सिमम। कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा ठीक है, मान लो थोड़ा एग्जांपल और लेते हैं। मान लो इस बार मेरा जो हाथ है ना, ये वाला, ये ऐसा है, बराबर है, और ये जो शीट है आपने इसके अक्रॉस ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास कर दिया, बराबर ऐसा। तो आओ चेक करते हैं अब क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास में ये शेप बना देता हूं मैं, और ये शेप जो मैंने बनाया ऐसा है कुछ, बराबर है, लेटा हुआ, डन। मैंने क्या किया, इस बार जो फील्ड लाइंस है वो इसी के अलोंग पास कर दिया, समझ में आ रहा है। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार ऐसा सरफेस था और ऐसे पास किया था। इस बार ऐसा सरफेस है, या फिर ऐसा ही पकड़ो अगर, तो ऐसा पास कर दिया, नहीं आया। पिछली बार ऐसा था, ऐसा पास किया, अभी ऐसा ही है मान लो, और ऐसा पास किया, बराबर है। तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ऐसा है, बराबर, लेकिन इसका जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो फील्ड लाइन ऐसी और सरफेस का एरिया ऊपर, यानी एरिया ऐसा हो जाएगा, बराबर है। चलो अब बताओ एंगल कितना होगा। इसका मतलब अगर यहां पर एंगल 90 हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, बोलो भाई फटाक से, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो आएगा ई ds ऑफ cos ऑफ 90, क्योंकि थीटा कितना बना रहा है 90, तो आंसर इज व्हाट, 0। इसका मतलब अगर अलोंग द सरफेस फील्ड लाइन पास होगी तो आंसर, और परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स पास होगी तो मैक्सिमम। बाकी कुछ और भी हो सकता है, मान लीजिए हमारा फील्ड ऐसे बना दिया है ना, और मान लो एरिया ऐसा है, तो फिर एंगल पता होना चाहिए कि कितना सरफेस के साथ बना रहा है, बराबर है, तो भी चलेगा। मजा आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, जम रहा है। मान लो लेट्स सी हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है भैया, ये एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए हमारे पास एक रिंग हमने रख दिया, बराबर है। लेट्स सी ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये है वाई एक्सिस, और मान लेते हैं ये जो भाई साहब हैं वो एक काम करते हैं, इसको मानते हैं y, इसको मानते हैं x, और इसको मान लेते हैं z, बराबर। और हम मानते हैं कि हमारे एक्स वाई प्लेन में एक रिंग रखा हुआ है, डन। तो चलो यहां एक रिंग रख दो, रिंग रख दो, डिस्क रख दो, कुछ भी रख दो। तो लेट्स सी हमारे पास इस एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरीके का एक रिंग रखा हुआ है, बराबर है, ठीक है, बढ़िया, मजा आ गया। एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, मतलब अगर ये एक्स है और ये वाई है, मान लो इसको, मान लो ये एक्स और ये वाई है, तो इसके अलोंग हम लोगों ने रख दिया है, यहां पे नहीं है। अरे समझा, ऐसा रख दिया, और क्या, ऐसा नहीं है उसका कोई भी सरफेस,
तो अगर आपने एक्स वाई प्लेन में रखा और हमने बोला कि इस बॉडी का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, डन, और हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर मेंशन कर दिया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने दी है, लेट्स सी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, डन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है कि नहीं? तो हमने क्या लिखा कि अगर ये रिंग या फिर डिस्क जो चार्ज है उसका हम लोगों ने वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी पास होगी, और ये एरिया है। तो हमने पूछा कि इसके अक्रॉस कितना फ्लक्स पास होगा। क्वेश्चन समझ में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बताएंगे आप? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, अभी तो बताया मैंने। तो ये क्या है पहले लिख देते हैं, एक थिन यानी पतली डिस्क है, और ये डिस्क यूनिफॉर्म है, बराबर है, और इसका डायरेक्ट हमें एरिया दे दिया। हो सकता है कई क्वेश्चन में इसका रेडियस दे दे, तो फिर एरिया आप निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर से, बराबर है। तो यहाँ डायरेक्ट एरिया हमें दे दिया, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रही है, तो आपको बताना है कि यहाँ पर इसके अक्रॉस फ्लक्स कितना होगा, बराबर है। बहुत आसान है। तो हमने पढ़ा है कि फ्लक्स इज व्हाट, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर या एरिया वेक्टर, बराबर है। तो इसका मतलब ये देखना पड़ेगा कि एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो आप मुझे बताइए थिन डिस्क का जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा। कम ऑन सोचो, कितना होगा? अरे भाई, जब वो एक्स वाई प्लेन में रखा है तो ऑब्वियसली बात है इसका डायरेक्शन, अरे एक्स वाई में रखा है तो जेड में काम करेगा, बराबर है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, बराबर, तो वेक्टर फॉर्म में होगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, जेड का मतलब के कैप, सही है क्या? बढ़िया। तो हमारे पास में अगर ये 2 के कैप होगा, बहुत बढ़िया, तो मैं लिखूंगा यहां पर ई का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, बराबर है। फिलहाल कंफ्यूजन ना हो तो चलो इसको प्लस ले लेते हैं, और एरिया वेक्टर आ गया 2k कैप, बहुत बढ़िया। अब आई कंपोनेंट तो है नहीं, तो आई का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। जे का तो 5 दूनी 10, बराबर, और के का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1, तो आंसर आ जाएगा 10। यूनिट हमने क्या देखा? यूनिट था हमारे पास में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बराबर है, न्यूटन पर कूलम। इसमें बहुत कंफ्यूज होते बच्चे, 5 सिंबल सेम है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, कई बार वेबर लिख के आ जाते, बट इसका यूनिट कभी भी वेबर नहीं हो सकता, दैट इज व्हाट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सो राइट नाउ मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, बराबर है। पहले इसको देख लीजिए समझ में आया कि नहीं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं बहुत बढ़िया सा, जो बहुत कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा, ठीक है। मान लो हमारे पास में ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसी लगाओ भाई, कितना गर्म हो रहा। मान लीजिए हमारे पास में ये है z, ऐसा समझते हैं कि लेट्स सी हमारे पास ये है एक x एक्सिस, मान लो ये हमारे पास है y, और ये हमारे पास है z, या फिर इसको z ले लो, इसको x ले लो और इसको y ले लो। तो मान लेते हैं ये z होगा, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, x, और ये हमारे पास कितना हो गया, ओरिजिन, डन। अब मुद्दे की बात ऐसी है कि हमारे पास में यहां पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड पास हो रही है उसकी एक वैल्यू ले लेते हैं। मान लो ये वैल्यू है हमारे पास 10i कैप प्लस 5j कैप, डन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो 10i कैप प्लस 5j कैप है, यानी वो कहां से पास हो रहा है, एक्स वाई प्लेन से, बढ़िया। अब एक एरिया मैंने लिया
वो किसी का भी एरिया हो सकता है। मान लो इस एरिया का वैल्यू है 10 मीटर स्क्वायर, बट ये एरिया पहले केस में बन रहा है एक्स वाई प्लेन में, दूसरी बार बन रहा है ये एक्स जेड प्लेन में, और तीसरा बन रहा है वाई और जेड प्लेन में। आपको सोच के बताना है कि इन तीनों केसेस में अलग अलग फ्लक्स का जो आंसर होगा वो कितना होगा। बड़ा जबरदस्त है। तो सोचो कैसे सोचेंगे इसके बारे में। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, बराबर है, हमें सिर्फ पता करना होगा कि हम किस तरीके से एरिया का डायरेक्शन निकालने में। जानते हैं आप इस बात को? शुरू करें? तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है हमारे पास में एक्स और वाई प्लेन। तो एक्स और वाई प्लेन में अगर हम लें तो बताइए मुझे हम एरिया कैसा लेंगे। तो एरिया मेरे पास कैसा हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई प्लेन में एरिया है तो कुछ इस तरीके से आप ले लीजिए इसको, हाँ या ना। तो अगर एक्स वाई प्लेन में एरिया है इस तरीके से, तो कॉमन सी बात है इसका डायरेक्शन क्या होगा? बोलो। अरे एक्स वाई में तो डायरेक्शन जेड में होगा। तो इसका मतलब है कि अभी एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा? बोलो भाई, 10 ऑफ व्हाट? के कैप, हाँ या ना। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दिया है? 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो फ्लक्स हो जाएगा, फ्लक्स तो होता है हमारे पास स्केलर, तभी तो डॉट प्रोडक्ट है। तो ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, तो ई का वैल्यू 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप और एरिया वेक्टर हो जाएगा 10 के कैप, है ना। तो आंसर बताइए कितना होगा? आंसर कितना होगा? अरे कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ। तो इसका मतलब है 0। देखो मैं भी बेबर लिखने वाला था इसलिए बोल रहा हूं। तो 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। बढ़िया। अगला, अगला कौन सा प्लेन है? एक्स और जेड। इसका मतलब इस बार जो एरिया बनेगा वो कैसा बनेगा? इस बार जो एरिया बनेगा वो कुछ एक्स जेड प्लेन में बनेगा, बराबर है। तो ये आ गया हमारे पास एक्स और जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन में जब बनेगा तो कॉमन सी बात है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा भाई? वाई के डायरेक्शन में। तो इस केस में A2 हो जाएगा कितना? 10 और जे कैप तो 5 हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो ई वेक्टर का मतलब कितना है? 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप और एरिया वेक्टर कितना है? 10 जे कैप। दोनों को मिला के यह आ जाएगा 10 आई तो है ही नहीं, तो 0 और ये मिल जाएगा 15। तो 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कितने लोग वाई जेड वाला कर सकते हैं? कर सकते हैं आराम से। तो वाई जेड वाला भी करके देख लो। तो चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मुझे लगता है बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, बराबर है। अब ये तो चलो ठीक है, सब लाइन्स ऑफ फोर्स वगैरह ये सब देखा आपने, आंसर भी बता दिया। इसका कितना आया? 0, इसका 15 और ये कमेंट में चाहिए। अब देखते हैं, लास्ट है। मान लो हमारे पास एक हेमी स्फीयर है, बराबर है, और इस हेमी स्फीयर में हमने यहां पर बात नहीं फील्ड लाइंस पास कर दी, बराबर है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? R है ना। और ये जो फील्ड आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से कितना है? E। आपको बताना है कि इस हेमी स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होगा। बड़ा आसान है। आप मुझे बताइए इसका जो एरिया ऑफ सरफेस होगा, बराबर है, जहां से लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, मान लो अगर इसका एरिया ए है तो उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा ना। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा तो फील्ड क्या होती है? फ्लक्स होता है हमारे पास E ds cos ऑफ थीटा। तो E हो गया। एरिया इसमें से पास हो रही है, तो जितने से पास हो रही है वो कितना है? पार स्क्वायर। दोनों का एंगल का बीच में एंगल 0, तो आंसर कितना हो गया? E डॉट पाई आर स्क्वायर। तो मुझे लगता है ये सारे कॉन्सेप्ट से आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें फ्लक्स के साथ डील कैसे करनी है, बराबर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन को समझना, यानी कि कंडीशनल है फ्लक्स, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ होगा। यानी कि फील्ड का डायरेक्शन और अगर एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो आंसर 0।
और अगर फील्ड का डायरेक्शन और एरिया का डायरेक्शन सेम है तो बाकी एंगल दिया है तो कोई भरोसा नहीं है, बराबर है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बेसिस पर ही हम अगले लेक्चर में गॉस लॉ शुरू करेंगे, बराबर है, गॉस लॉ शुरू करेंगे, बराबर है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आप लगे रहें, कंटिन्यूस लेक्चर देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।